आरपीएफ के जवानों, आ लिया पेपर। देखो होता क्या है कि जिस स्टेज में आप हो ना, यहाँ से मैं निकल के गया हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह का प्रेशर, किस तरह की कंडीशन होती है। इस समय पे आके हर चीज रुक जाती है, ना पढ़ने का मन करता, ना कुछ करने का मन करता, और पढ़ने के लिए बैठते हो तो बस किताबें पलटते हो, कुछ याद नहीं होता। तो यहाँ से आगे आप क्या कर सकते हो? देखो, अगर आप सावधानी से 10-12 दिन जो पेपर के बच रहे हैं, इसमें अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली, तो स्कोर कहाँ 20 से 25 नंबर, 15 नंबर, 10 नंबर बहुत आसानी से बढ़ जाएगा। और कहाँ आपने अगर यहाँ से आगे सावधानी नहीं बरती, तो क्या स्कोर डाउन तक हो सकता है। बहुत ध्यान से चलेंगे। कंपटीशन ठीक ठाक लेवल का है, लेकिन हमें उस कंपटीशन से डरना नहीं है। मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि लास्ट के 10 दिन में आपको क्या क्या करना चाहिए, बहुत सावधानी से बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें समझाने वाला हूँ। आपको अप्लाई करनी चाहिए अपनी, अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो। सबसे बड़ी बात है कि रेलवे के जो एग्जाम है, उनका सिलेबस कुछ अलग ही तरह का रहता है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो बस मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आप उनको नोट करके बस ये पता करना कि आपने पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है, या आपको वो करना है, बस इस बात को। हम जीएस पे भी बात करेंगे, हम मैथ पे भी बात करेंगे, हम रीजनिंग पे भी बात करेंगे, हम आगे के मॉक टेस्ट पे भी बात करेंगे। मतलब हम पूरे के पूरे आपके सिनेरियो पे बात करने वाले हैं, जो भी पेपर का होने वाला है। अभी कुछ नहीं सोचना एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है, अभी कुछ नहीं सोचना क्या पेपर का लेवल है, कैसे है। आप अपना बेस्ट दे के आना। हम तीनों टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैथ पे, कि मैथ के ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिनको आपको अभी रिवीजन कर लेना चाहिए। देखो, पेपर के समय पे होता क्या है कि एक एक दिन में 2-2 3-3 टॉपिक खत्म हो जाते हैं, चैप्टर के चैप्टर फिनिश होते हैं। लेकिन बशर्ते आपको पता हो, जल्दबाजी कुछ नहीं करनी। देखो, मैं जिस परिवार के हिसाब बनने जा रहे हो, मैं उस परिवार में ऑलरेडी वर्किंग हूँ। 5 साल मुझे जॉब करते हुए हो गया। मैंने 4 से 5 एग्जाम उसके बाद लगातार क्वालिफाई करे। तो क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा पेपर को लेकर? देखो, पेपर की तैयारी के समय तक ये लगता है अंदर से कि हाँ, मेरी तैयारी छूट गई, मेरी तैयारी कम रह गई। ये हर किसी को लगता है। एक टॉपर है, उसको भी लगता है कि काश 10 दिन और मिल जाते। ये हमेशा चलता है। लेकिन पेपर सही समय पे हो रहा है, पेपर अच्छे से हो रहा है, और पेपर आपका बन भी चुका होगा जो भी है। देखो, मैथमेटिक्स के लिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या टॉपिक है जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछेगा। मैं आपको जो जो बातें बता रहा हूँ, आप ध्यान से उन पॉइंटों को लिखते रहना। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सबसे मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि जिन बच्चों ने सब कुछ पढ़ लिया, सबसे पहले इनको छू लो, इनको टच कर लो लास्ट टाइम पे जाते जाते। बाकी पढ़ने के लिए बहुत वास्ट सिलेबस है। बस मैं आपको अपनी तरफ से कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपका आ सकता है, उस चीज में बात कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझ के चलेंगे कि देखो, सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन अपनी अच्छी करो। बेसिक कैलकुलेशन का मतलब है आपको पहाड़े अच्छे से आने चाहिए, आपको क्यूब स्क्वायर अच्छे से आने चाहिए। होता क्या है कि हम गलती क्या करते हैं, एग्जाम में गए, वहां पे लिखा हुआ आ गया 18 × 8, हमें 18 × 8 याद नहीं आ रहा। एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि 18 × 8 144 याद ही नहीं आता, 16 × 9 144 याद ही नहीं आता, 17 × 7 119 याद ही नहीं आता, क्योंकि पेपर का प्रेशर है वो। अगर याद भी होगा तब भी आप 17 × 7 करके चेक करोगे कि हाँ, क्या ये सही लिखा हुआ है। ये एग्जाम का एक प्रेशर होता है। तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, पहले से पहले कुछ गुणा भाग करके देख लो। जो कि आपका बेसिक कैलकुलेशंस मैंने बोला है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जहां एक क्वेश्चन पे आप तुरंत निकलने वाले हो अगले क्वेश्चन के लिए, वहां आपको रुक कर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक कैलकुलेशन अपनी चेक करो। नंबर सिस्टम के सारे टॉपिक, चाहे वो डिविजिबिलिटी, चाहे वो आपका रिमाइंडर थ्योरम हो, जो भी टॉपिक है नंबर सिस्टम के सारे टॉपिक देख लो। सिंप्लीफिकेशन देख लो, एलसीएम एचसीएफ देख लो। बहुत ज्यादा सिलेबस यहाँ से पूछा जाने वाला है। अगर 35 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं, तो लगभग मान के चलना कि हो सकता है कि 8 से 9 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन लगभग यहाँ से वेटेज आ जाए आपका निकल के। और बेसिक कैलकुलेशन तो ऐसा देखो कि हर चैप्टर के अंदर आपकी कैलकुलेशन लगती है। उसके बाद बात करूं परसेंटेज, परसेंटेज में ही आता है प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट। प्रॉफिट एंड लॉस वाला देख लेना। डिस्काउंट हो गया, एसआईसीआई होगा, यहां से भी आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस रेशियो और मैंसुरेशन ये बड़े बड़े टॉपिक हैं, और जगह से एक एक दो दो क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ से हो सकता है 4 4 5 5 6 6 क्वेश्चन पूछ ले। टाइम स्पीड डिस्टेंस से हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन पूछ ले। पिछली बार पेपर कैसा रहा, मैं अब फिलहाल उस पर बात ही नहीं कर रहा। फिलहाल मैं अपने आधार पर बात कर रहा हूँ कि क्या क्या पेपर का रहने वाला है। जिन पेपरों को आप दे रहे हो उनको मैं पहले पिछले 5 साल पहले दे चुका हूँ, 5 साल पहले क्वालिफाई कर चुका हूँ, और पिछले 10 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। उनके बेस पर मुझे पता है कि भाई किस किस पेपर का क्या क्या वेटेज है। मैं आपको यहाँ खड़े खड़े सब चीज समझा दूंगा बैठ के। मैंसुरेशन, और मैंसुरेशन में आपको बता रहा हूँ मैं कौन सा वाला टॉपिक। मैंसुरेशन में एक आता है पोलीगन वाला, जहां से वो षष्टभुज प्लस आपका क्वाड्रिलेटरल, मतलब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन पूछेगा। रेलवे पूछता है वहां से क्वेश्चन, कितने डायगोनल बनेंगे। एक डायगोनल का फॉर्मूला होता है, एक अंदर के जो एंगल होते हैं उनका फॉर्मूला होता है, एक बाहर के एंगल का फॉर्मूला होता है।
ये सब सारे फॉर्मूले आप देख के चलना। अगर जरूरत पड़ी तो फॉर्मूला रिवाइज मैं करवा दूंगा। ये सारा का सारा मैथ का सबसे पहले आपको वो करना है। और बाकी अगर आपका ये हो जाए तो बाकी और सब टॉपिकों पे नजर मार लेना, लेकिन मेरी तरफ से आप देख लो। अगर आप एक एक दिन का टारगेट भी बनाओगे तब भी आप आराम से 1 घंटे में, मात्र 1 1 घंटे में, अगर आपने किसी दिन 3 घंटे मैथ को दे दिए तो ये 3 टॉपिक खत्म कर जाओगे। लास्ट टाइम पे ऐसे पढ़ाई होती है और आपने सब कुछ पढ़ रखा होगा, मैं ये मान के आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं रीजनिंग के लिए। देखो रीजनिंग के लिए कुछ मत पढ़ो। रीजनिंग के लिए किसी के भी आप रीजनिंग के सेट उठा लो, चाहे प्रीवियस ईयर एनटीपीसी के उठा लो, प्रीवियस ईयर एएलपी के उठा लो, टेक्नीशियन के उठा लो, आरपीएफ कांस्टेबल के उठा लो, जितने भी सेट पूछे गए हैं। और उसके बाद में जो अभी हाल ही में पेपर हुआ है सीजीएल का, और हाल ही में पेपर हुआ है सीएचएसएल का, ये आपको बहुत आसानी से इनकी पीडीएफ मिल जाएंगी। ये सारे के सारे लगभग 60 से 70 सेट तो ये है, और लगभग एक दिन में 12 से 15 सेट स्पीड से करते हुए देखते हो कैसे हो रहे हैं, बस करते चले जाओ। ये नहीं बैठ के कर रहे हो आंसर निकाल रहे हो, नहीं, क्वेश्चन देखो, आंसर देखो, क्या रहा, क्या लॉजिक बैठ रहा है उस पर, इस तरह से स्पीड करके करते चले जाओ। आपको ये सारे सेट प्लस प्रीवियस ईयर एनटीपीसी के, मतलब सेट बाय सेट करो। जब आप 50 सेट कर लो, उसके बाद देखो कौन सा टॉपिक आपको दिक्कत कर रहा है। मैं बता रहा हूँ, एक तर्क वाला टॉपिक आता है, एक कथन निष्कर्ष वाला आता है, इसी में ही कथन निष्कर्ष वाला आता है। ये टॉपिक आपको दिक्कत करेगा, तो इनकी थोड़ी बहुत रिवीजन जो भी आप कर रहे हो, कुछ क्वेश्चन लगा लो, जो भी आए हुए क्वेश्चन है उनको लगाना। तर्क वाले क्वेश्चनों में जो आए हुए क्वेश्चन है इनको लगाना। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा बहुत कर लो, मतलब ये जो टॉपिक है मेन ये कर लो। हालांकि रीजनिंग में आपको कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन आपको मैथ 35 नंबर की प्लस रीजनिंग 35 नंबर की, आपको 70 नंबर में से अच्छा स्कोर करना पड़ेगा अगर आप आरपीएफ एसआई क्वालिफाई करना चाह रहे हो तो। 70 में से आपको लगभग 65 नंबर प्लस आपको लाने पड़ेंगे। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज के लिए। अगर नहीं आ पा रहे कोई बात नहीं, पेपर अगर अच्छा पूछता है तो 60 प्लस तो आपके आने ही चाहिए यहाँ पे। अभी फिलहाल में जिस मॉक टेस्ट में कर रहे हो वहां नहीं आ रहे होंगे इतने, क्योंकि मॉक टेस्ट का जो लेवल है वो आपके पेपर से ज्यादा है, इस बात को समझ के चलना। अगर मैं किसी भी मॉक टेस्ट की बात करूं, आपका जो पेपर वहां पे आएगा, यहाँ जो मॉक टेस्ट कर रहे हो इसका लेवल ज्यादा है, क्योंकि आपको ये रिवाइज करवा रहे हैं, टॉपिक का रिवीजन करवा रहे हैं। वहां नंबर आपके 10 से 15 नंबर बढ़ के आएंगे। अगर आपके नंबर 70 आ रहे हैं या आपके नंबर 80 आ रहे हैं तो वहां आपके नंबर 90 नंबर आएंगे। मैं लिख के दे रहा हूं इस बात को, 90 प्लस ही आएंगे। 95 नंबर तक भी आगे तब भी आपका बहुत आसानी से, क्योंकि रेस वगैरह बहुत आसानी से क्वालिफाई नहीं होती। जिन बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं उनका फिजिकल बेकार होता है, इस बात को ध्यान करके जाना कि जो बच्चे 100 प्लस स्कोर मारेंगे ना उनसे फिजिकल नहीं हो पाएगा। आपको इसी में एडवांटेज लेकर चलना है कि भाई आप पेपर क्वालिफाई करो सबसे पहले, उसके बाद में फिर रेस के बारे में फिजिकल क्वालिफाई करके आप, हो सकता है कि चांस आपका अच्छा बन जाए। उसके बाद डेली एक मॉक टेस्ट, मैं इसके बाद में मैं जीएस के बारे में पूरा बताऊंगा, कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ के जाना। डेली मॉक टेस्ट के लिए मैं ये कह रहा हूँ, आप ये भूल जाओ मॉक में अभी कितना स्कोर आ रहा है, यहां से भूल जाओ। मैं साफ साफ लिख रहा हूँ यहाँ से कि भूल जाओ मॉक में स्कोर कितना आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, रात में अगर जो भी पढ़ाई कर रहा हो ना, रात में पढ़ाई करना बंद कर दो। क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग रात में पढ़ाई करने की आदत बना लेते हैं और हमारा पेपर होता है दिन में। हमें दिन में आदत होती है सोने की, और रात में पेपर करते हैं। पेपर के समय पे आप एफिशिएंसी दे ही नहीं पाओगे। आने वाले जो 10 से 12 दिन है, ये जो 10 से आपके 14 दिन बच रहे हैं, इसमें क्या करो कि आप सबसे पहले तो आपको आपकी सिटी पता चलने वाली है कि सिटी, मतलब सिटी कहाँ है, पेपर किस डेट में होने वाला है, पेपर किस शिफ्ट में होगा। अगर आपको अपनी शिफ्ट पता चल जाए, उस शिफ्ट में उसी टाइम में बैठ के 1 या 2 मॉक टेस्ट लगाओ, आपको वो आदत बनेगी उस टाइम में बैठ के पढ़ने की। होता क्या है ना कि नेचुरली जब रात आती है 10 11 बजते हैं तो सोने का अपने आप मन करता है, तो सुबह होती है तो चाय के लिए मन करता है। मतलब कुछ आदतें होती हैं जिनके आधार पर हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। अगर आपका पढ़ने का मन रात में 8 से लेकर रात के 12 1 बजे तक लगता है ना, तो डेली मन लगता होगा पढ़ने में। इसी चीज को बदलना पड़ेगा। पेपर के टाइम पर जो भी आपकी शिफ्ट, अगर मॉर्निंग में है तो मॉर्निंग में पढ़ना शुरू कर दो, दोपहर में है तो दोपहर में पढ़ना शुरू कर दो, और अगर रात में है, शाम में है पेपर, तो शाम में पढ़ना शुरू कर दो। उसी समय पे मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, उसी समय पे करना शुरू कर दो। मेरे साथ बहुत सारी कंप्लेंट आती है कि किसी की दोपहर में सोने की आदत है और वो पेपर देने गया तो दोपहर में वहां उस पेपर की एफिशिएंसी वो निकाल ही नहीं पाया अपनी। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं 15 दिन पहले पेपर के, मेरे को पढ़ने की आदत है कि रात को जब मैं 6 बजे बैठता हूँ ना पढ़ने, 7 बजे, कब पूरी रात निकल जाए मुझे नहीं पता चलती थी, जब मैं तैयारी कर रहा था, आपकी एज पे था। तो अब वहां से होता क्या है कि आप तैयारी कर रहे हो, बैठे हो पढ़ने, बैठे मन लगता है चले गए, दिन में सो रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेपर के समय पे वहां तो दिन निकल रहा है, आपकी बॉडी को पता है कि मुझे आराम चाहिए।
तो ये बहुत बड़ा फर्क डालती है इस समय के आपकी तैयारी में। तो मॉक टेस्ट लगाना है, स्कोर मत देखो क्या आ रहा है, स्कोर कुछ भी आ रहा है, बस ये देखो मॉक टेस्ट लगाया, सबमिट करा, मॉक टेस्ट खोला, क्या क्या टॉपिक है जो छूटा हुआ है, क्या क्या टॉपिक है जो रिवाइज करना है, क्या क्या टॉपिक है जो आपको अच्छे से अपना याद करना है, उसको देखो बस। कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद सबसे बड़ा टॉपिक जीएस, 50 नंबर की आने वाली है आपकी। और 50 नंबर की जीएस में क्या क्या आने वाला है, पिछली बार ज्योग्राफी ज्यादा थी, करंट कम थी, मैं पिछली वाले पे बात ही नहीं कर रहा। पेपर आपका इस बार है और पेपर 5 साल बाद हो रहा है। फर्क है इस बात का कि पेपर वो कैसा पूछेगा। ठीक है, तो जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक तो आपके एटलीस्ट होने ही चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछेगा, चाहे आप इस वीडियो को सेव करके रख लो और उसके बाद में देख लेना कि क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछेगा। आप एसआई वाले बच्चे हो, काफी सीनियर हो, काफी समझदार हो, इस चीज को मान के चलो। ठीक है। दूसरी बात, मुझे थंबनेल पे अपना फोटो सिर्फ इसलिए लगाना होता है कि हर कोई तो स्ट्रेटेजी लेके आ रहा है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, पता कुछ है नहीं उनको। बस फोटो लगाने का एक ही मकसद है कि भाई आपको ये पहले से पहले पता हो कि हाँ भी इस बंदे के पास हमें जाना है, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, समुंदर पार करके पहुंचा हुआ है, हमें भी पहुंचा देगा, बस ये चीज है। ठीक है। मैंने भी आरपी पैसा ही दिया था, क्वालिफाई किया था नहीं हो पाया फिजिकल, तो वो मेरे हाथ में नहीं था। ठीक है। देखो जरा, ये करंट अफेयर्स, सबसे पहले करंट अफेयर शुरुआत कर रहा हूँ। ज्यादा करंट अफेयर मत पढ़ना, ज्यादा डिटेल में मत घुसना। सबसे पहले मुख्यमंत्री, राज्यपाल और जो भी नई नियुक्तियां हुई हैं, नियुक्तियां जो भी मतलब आपका मंत्रिमंडल बना है, जो भी बना है, इन सब चीजों को देख लेना कि भाई हमारा सेंट्रल का मंत्रिमंडल क्या है, कौन कौन हेड पे बैठे हुए हैं उन चीजों पे। सैन्य अभ्यास कौन सा कहाँ हुआ, कब हुआ, क्या नाम है उनके, यहाँ से क्वेश्चन रेलवे पूछता है। सम्मेलन, जितने भी सम्मेलन होते हैं, G20 सम्मेलन, एशियान वाले, मीटिंग कहाँ हुई, कब हुई, पहली कब हुई, इनके बारे में कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं आपके। दिन और थीम, आजकल हो क्या रहा है कि डेज से कम और थीम ज्यादा पूछ रहे हैं कि भाई पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, तो वो थीम मेन मेन जो है उन पर नजर मार लेना एक बार। रैंडमली अगर देख के जाओगे तो वहां ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर सकते हो, पर एटलीस्ट देख के जाना। जितने भी अवार्ड है, पुरस्कार सारे देख के जाना, जितने भी पुरस्कार मिले हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। आपके खेल से रिलेटेड, ओलंपिक हुए हाल ही में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। और अपकमिंग इवेंट, 1 2 3 4, 2 3 साल में आने वाले जो इवेंट होने, चाहे वो T20 विश्व कप हो, चाहे वो वनडे का विश्व कप हो, चाहे वो चैंपियन ट्रॉफी हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो फीफा वर्ल्ड कप हो, जो भी है, मतलब ये कब हुए थे, कब होने वाले हैं, कहाँ हुए थे, कहाँ होने वाले हैं, भारत में कब हुए थे, और जितने भी तुम्हारे मिस यूनिवर्स है, कब मिला, किसको मिला, ये सब चीजें देख के जाना। उसके बाद है इंडेक्स और रिपोर्ट। इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही, और कौन कौन इसको पब्लिश करता है, इस रिपोर्ट को कहाँ से पब्लिश किया जाता है, कौन इसको पब्लिश करता है, इस बात को भी थोड़ा ध्यान से देख लेना। उसके बाद में जीआई टैग वगैरह बहुत हाईलाइट वाला टॉपिक है, इसको भी आप देख के जाना कि भाई जीआई टैग होता क्या है, किसको मिला, भारत में किस किस को लेटेस्ट मिले हैं, रामसर साइट वगैरह देख के जाना। ठीक है, तो ये सब चीजें जरूर देख के जाना। उसके बाद आपके नोबल पुरस्कार वगैरह, तो ये सब चीजें आप लोग देख लेना। ये मेरी तरफ से एक मिनिमम टारगेट है कि भाई इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। आप एक एक टॉपिक को उठाओ, करंट की बुक उठाओ, कर लो। एक चीज हो रहा है, लास्ट टाइम पे ज्यादा वीडियो के चक्कर में मत फंसना। वीडियो कैसी कि मैराथन चल रही है, आप उसमें 4 4 5 5 घंटे बैठे पड़े हो, नहीं, थोड़ा ध्यान से। अगर 5 घंटे की मैराथन ले रहे हो, 5 घंटे की मैराथन में बहुत कुछ कर सकते हो तुम, इस बात को समझना। ठीक है। उसके बाद है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हो गया आपका टॉपिक, वैसे ये डबल स्लाइड आ गई इसमें। उसके बाद पॉलिटी में क्या क्या करना चाहिए, पॉलिटी को ध्यान से देख लो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेना, जो भी है संशोधन, जो भी अमेंडमेंट हुए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई। महत्वपूर्ण पद, जो भी राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां होती है, कौन से आर्टिकल में आता है, महाभियोग किस आर्टिकल में लगता है, किस आर्टिकल में, मतलब ये सारे के सारे। प्रधानमंत्री के बारे में महान्यायवादी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड टॉपिक है, पूछता है महान्यायवादी। और एक और है आपका जिसको कैग बोलते हैं हम। ठीक है, कैग को और देख लेना कि नए कौन बने हैं, कौन प्रेजेंट में है। राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, सभापति के बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में, राज्यसभा का सभापति होता है, लोकसभा, राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय और विधानसभा के बारे में देख लेना। उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक है प्रस्तावना के बारे में, बहुत सारे कि कौन कौन से शब्द किस आर्टिकल से जोड़े गए, जो आपका आर्टिकल 42 है। मौलिक अधिकार आपके हो गए। देखो जीएस मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक है मैथ। जीएस तो बस मैं आपको, जो जीएस वाले हमारे गुरुजी है जो हमारी कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ाते हैं, वो उन्होंने ये टॉपिक मुझे निकाल के दिए कि भाई ये इन बच्चों को समझा दो, ये टॉपिक कर ले। उसके बाद मौलिक कर्तव्य आपके, डीपीएसपी से भी क्वेश्चन बने हैं, पिछला मैं अभी सीजल का पेपर दे के आया था,
उसमें डीपीएसपी क्वेश्चन मेरे में पूछा हुआ था लोक सेवा आयोग के बारे में और आपातकाल के बारे में। आपको पता है 352, 356 और 360, इनके बारे में थोड़ा देख लेना। जो भी आपकी अनुसूचियां हैं, ठीक है भाई, अनुसूचियों के बारे में देख लेना। 12 अनुसूचियां ऐसे याद हो जाएंगी। तो ये सारा टॉपिक आपका इतना हो गया। और इसमें आपका शायद मौलिक अधिकार आ गया। देखो मौलिक अधिकार से बहुत क्वेश्चन रेलवे पूछती है। ये टॉपिक कुछ है, इनको एक एक को टिक करो, एक एक को नष्ट करते चले जाओ, मतलब करते चले जाओ सोल्व। उसके बाद हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि भाई आपको टाइम लाइन पता होना चाहिए। टाइम लाइन मतलब किस राजा ने किसको मारा, तो वो अंतिम शासक उसका था, अंतिम शासक था। और दूसरा वाला जो उसने स्थापना करी किसकी करी, और फिर अगला, ये टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद में सारे महत्वपूर्ण तिथियां जो भी हैं, जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म जो भी पुस्तक है, शासक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कनिष्क, अशोक, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में, और इनकी राजधानी, संस्थापक, बहुत पूछ रहा है क्वेश्चन। ज्यादा मत पढ़ो डिटेल में, कोई बात नहीं, किसी बुक से उठा लो। ये देखो कौन राजा था, उसने किसको मारा, कौन बना, किसने मारा, स्थापना किसने करी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। ये प्राचीन इतिहास के बारे में है। ये आपका मध्यकाल के बारे में है कि भाई प्रमुख युद्ध देख लेना, संधियां देख लेना, प्रमुख शासक, ये गुलाम वंश, जितने भी वंश है ना, ये सारे के सारे पांचों के पांचों, इनके बारे में देख लो। सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, एक सीक्वेंस क्या है इनका, पहले तो टाइम के अनुसार कि भाई कौन पहले आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। और एक है फिर किसने ज्यादा दिनों तक शासन किया, एक उसके आधार पे आपके बनने चाहिए। उसके बाद में मराठा साम्राज्य के बारे में क्वेश्चन साउथ की तरफ जा रहा है पूछते हुए, शिवाजी के बारे में, और सिख साम्राज्य के बारे में, सिखों के पे क्वेश्चन बन जाता है इनका। आधुनिक भारत के बारे में ये रहे, ये सारे सारे ध्यान से देख लो भाई। 1857 से लेकर 1947 तक की टाइम लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लिखा हुआ है ना एक शब्द, इसमें आपके गांधी जी और कांग्रेस की स्थापना, कौन कौन सी पुस्तक थी, किसकी थी, कैसी थी, ये सब चीजें, अंग्रेजों की नीतियां क्या थी, और यूरोपीय कंपनियों का आगमन। मैंने आपको एक ब्रीफली वो चीज ले ली कि आप इसको छाट के आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सको, ठीक है। हिस्ट्री का हो गया। उसके बाद आते हैं साइंस। देखो साइंस सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है। अगर रेलवे का एग्जाम है तो आपको साइंस तो डेफिनेटली पूछेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है कि रेलवे का एग्जाम है तो साइंस आएगी। ये बिल्कुल एक लिखी हुई पत्थर की लकीर जैसा है कि रेलवे का एग्जाम है और साइंस पूछेगा। साइंस में सब वो टॉपिक लिखे हुए हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। देखो राशियां, मापन, इकाई, ये तो देख ही लेना। बल, ऊर्जा, शक्ति के बारे में, और ये फिजिक्स के हो गए, ये केमिस्ट्री के बारे में हो गए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आवर्त सारणी से पूछे गए हैं रेलवे के अंदर में, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी के बारे में, कोशिका तो भरी पड़ी है, सेल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन क्वेश्चन बहुत पूछता है। ये कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, यहाँ से सबसे ज्यादा किडनी का क्या काम है, और आपके लीवर का इसका क्या काम है, हार्ट का क्या काम है, ये सब चीजों को देख लेना। विटामिन, प्रमुख रोग, अनुवांशिक रोग, और प्रमुख खोजे किस किसने क्या क्या खोज करी, ये सारे टॉपिक आपके साइंस के लिखो। मेरी तरफ से ये एक मिनिमम टारगेट है कि भाई आप अगर पेपर देने जा रहे हो, इतना मिनिमम तो आपका होना ही चाहिए। उसके बाद में समय ज्यादा बचा नहीं है, तो इसको तो लास्ट टाइम पे करके जाना। जो क्वेश्चन मुश्किल है वो किसी से नहीं होगा, जो क्वेश्चन आसान है वो सबसे होगा, उसको तो छोड़ना ही नहीं है। इस बात को ध्यान से चले। उसके बाद इकोनॉमिक्स आ जाती है। इकोनॉमिक्स में ज्यादा टॉपिक नहीं है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, ये सब चीजें। बैंकिंग सिस्टम अपना पूरा का पूरा, पंचवर्षीय योजना से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं रेलवे के अंदर। बैंकिंग तंत्र के बारे में देख लेना भी कौन कौन से बैंक कब कब आए। शेयर बाजार के बारे में, राष्ट्रीय आय के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि भाई नेट इनकम है, ग्रोस इनकम है, जीडीपी और एनडीपी के बारे में। उसके बाद महत्वपूर्ण समितियों के बारे में देख लेना भाई, लक्कड़बग्गा समिति और ये जितनी भी समिति है सारी की सारी, इनके बारे में। और आपका मौद्रिक नीति के बारे में देख लेना, और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में और देख लेना। ये आपका इसका टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद बचता है ज्योग्राफी। पिछली बार ज्योग्राफी ज्यादा पूछी गई थी, कोई बात नहीं। ये इंडियन ज्योग्राफी के बारे में टॉपिक है मेरे पास, और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के सामने है। और ये टॉपिक आप अपने हिसाब से मतलब ये क्वेश्चनों को टिक कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी मतलब क्वेश्चन बताया मैंने, इनको तो एटलीस्ट करके ही जाना। ज्योग्राफी के है आपके सामने। इस समय डर लग रहा होगा, मुझे पता है, कोई बात नहीं। आपको लग रहा होगा स्कोर कम आ रहा है, सब बच्चों का यही हिसाब चल रहा है, इसमें कोई डरने वाली बात ना है। और पेपर देने जा रहे हो, पेपर का अटेम्प्ट अच्छे से करना है कि भाई किस तरह से टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। पेपर के अंदर आप जा रहे हो, एक याद रखना इस बात को, टाइम मैनेजमेंट ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा ध्यान में रख के जाना
क्योंकि बच्चे होते क्या है ना कि पेपर के क्वेश्चनों को छोड़ के आते हैं। तो सबसे पहले क्या है ना कि जो भी मुश्किल क्वेश्चन है, जो भी हार्ड क्वेश्चन है ना, जो पता है मुझे कि टाइम टेकिंग है, टाइम लेंगे, तो आप उन क्वेश्चनों को फिलहाल के लिए मार्क करते चले जाओ और पहले एक बार पूरे पेपर को गो थ्रू कर जाओ। 1 घंटे में पूरा पेपर गो थ्रू हो जाता है बहुत आराम से। 1 घंटा बता रहा हूँ मैं, 1 घंटे में पूरा पेपर। जो क्वेश्चन मुश्किल है बस उनको छोड़ते चले जाओ, जो मैथ के आते हैं वो करते चले जाओ, रीजनिंग का आते हैं वो करते चले जाओ। एक राउंड में 25 क्वेश्चन हो जाते हैं मैथ के, पहले राउंड में 25 से 30 क्वेश्चन रीजनिंग के हो जाते हैं, और जी के पूरी हो जाती है। और समय होता है मात्र 1 घंटा। 1 घंटे में इतना पेपर बहुत आराम से कोई भी बच्चा कर लेगा, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस आपने थोड़ी अच्छे से करी है तो। उसके बाद में जो 30 मिनट बचते हैं ना, ये 30 मिनट आपको सिर्फ पता है किन क्वेश्चनों में देने हैं? ये 30 मिनट आपको देने हैं जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आपने टिक कर रखे हैं, इनमें गुणा भाग है। सोल्व तो मैं कर लूंगा, लेकिन गुणा भाग उनको करना है। लेकिन याद रखना, आपको कम से कम कुछ भी नहीं है ना, 100+ का अटेम्प्ट आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन में। इस बात को मान के जाना पेपर के अंदर। कोई फायदा नहीं है अगर आप 100 से नीचे अटेम्प्ट करके आते हो तो, 100+ अटेम्प्ट आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रख के थोड़ा सा जाना, कि वैकेंसी कम है, कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जाने की संभावना है। तो बहुत ध्यान से, अगर कोई टॉपिक आपका छूट गया हो, इतने मैंने टॉपिक बताए, कोई छूट गया हो, आप कमेंट में, कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट कर सकते हो। प्लस पेपर को लेकर मेरा एक मन है कि मैं लाइव मॉक टेस्ट आपको दिखा दूं कि आपको कैसे एग्जाम में करना है। बहुत सारे बच्चे पहली बार पेपर देने जा रहे होंगे, कोई डरने की कोई बात नहीं है। कोई भी कैसा भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। बाकी ये टॉपिक मेरी तरफ से आपके लिए हो गया। 10 दिन की स्ट्रेटेजी, आप इसको ध्यान से पढ़ के जाइए। और बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए, अपने पेपर को अच्छे से तैयारी में लगे रहिए। सर्दी का माहौल है, पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं पा रही, ठीक है? तो इतने इतने पे रखते हैं अपनी इस वीडियो को। जय हिंद सभी को।